बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। नाज़रीन, आज मेरी सुबह का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हुआ, क्योंकि जब मैंने टॉपिक देखा, मुझे मेरी टीम ने बताया, तो एक बेटी होने के नाते सुबह से एक, वो कहते हैं ना कि अजीब सी खुशी, एक कैफियत मुझ पे तारी थी कि आज एक बेटी होने के नाते प्रोग्राम में बेटियाँ बोझ नहीं होती, इस पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, जब हम औलाद की बात करते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक उसे औलाद की नेमत से नवाजे, लेकिन जब हम अपने माशरे को देखते हैं तो ज़्यादातर मेजॉरिटी में यही देखने को मिला है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि पहली औलाद उनका बेटा हो। बहुत कम ऐसे लोग आपने देखे होंगे, बहुत ही ऐसे कम लोग सुनने में आया होगा जो ये कहें कि अल्लाह पाक, जो ये दुआ स्पेशली करते हों कि अल्लाह पाक मुझे सबसे पहले बेटी जैसी जो एक रहमत है उससे नवाजे। तो ये अलमिया क्यों पाया जा रहा है? जब हम देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब हम देखते हैं वो किस तरह से अपनी बेटी, अपने जो लख्ते जिगर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जो मोहब्बत करते थे, और जिन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी फ़ातिमा जो है ये जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तो आज हम क्यों कह रहे हैं कि बेटियां बोझ हैं? आपने देखा होगा मुआशरे में से बहुत सारी हैपनिंग्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें अगर पहली बेटी हो जाए तो उसे ताने दिए जाते हैं उस खातून को, एक से ज़्यादा बेटी हो जाए तो बात डिवोर्स तक चली जाती है, घर उजड़ जाते हैं, या फिर इसलिए उसे बर्दाश्त किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा माल और दौलत साथ लेकर आई हुई होती है। यानी कहीं ना कहीं दिल में ये बुग़्ज़ रखा जाता है कि बेटी घर में पैदा हुई है, बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। देखिए, जो आपके जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए मुकम्मल, जिनकी ज़िंदगी जो है वो ज़ाब्ता हयात है, उनको क्या हम फॉलो नहीं कर सकते? डेफिनेटली करना चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि बेटी रहमत है, तो हम कौन होते हैं बेटी को बोझ कहने वाले? तो ये बात कि आज मैं सुबह से ऐसी खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज हम बेटियों पे बात करेंगे, और मैं क्रेडिट दूंगी अपनी टीम को। अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ, सारे मर्द हैं लेकिन बेटी की वैल्यू वो भी समझते हैं, और उन्होंने आज ये टॉपिक रखा कि हम इस पे बात करें, अपने नाजरीन को बताएं कि अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात आ रही है तो खुदारा उस बात को, उस सोच को अपने माइंड से निकालें। ये रहमत है, और ये रहमत हर किसी को नहीं मिलती। और ये भी आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जिसके घर में पहली बेटी पैदा हो, ये बात तय है कि अल्लाह पाक उस इंसान से, उस घराने पे बहुत खुश है। तो यकीनन आज हम इन्हीं तमाम तर चीज़ों पे जो है वो बात करेंगे, और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब, हमारे साथ हमारी आज की पहली जो गेस्ट तशरीफ़ फरमा हैं, गर्ल्स मॉडल कॉलेज के प्रिंसिपल है, यानी कि बहुत सारी बेटियां जो है वो उनके पास है, उनको पढ़ाना, उनकी ज़िंदगी बनाना जो है उनका काम है। जनाब, हमारे साथ हैं जी प्रोफेसर फ़ातिमा मुबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगली जो हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, हमेशा आपने देखा होगा हमें अक्सर जो है वो स्काइप पे ज्वाइन करती है, लेकिन आज स्पेशली वो कराची से तशरीफ़ लाई हैं, हमारे प्रोग्राम में हैं, तो हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है जी, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वुमेन प्रोटेक्शन से आपका ताल्लुक़ है, मारवी अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत ठीक। शुक्रिया हमारी से बहुत शुक्रिया। और कराची से यहाँ आना खासा मुश्किल, थैंक ट्रैवलिंग के बाद इतना स्माइली फेस ही और मुश्किल है। वैसे मैं टॉपिक देख के हम भी खुश हो गए। यस, टॉपिक ऐसा है कि खुशी आ जाती है। हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, ये बात सबसे अच्छी है कि आज हमारी बात हो रही है। प्रोफेसर साहिबा, बुनियादी सवाल जो हमारा आज का टॉपिक भी है, बेटियां बोझ नहीं होती। तो इस वक्त जब मुआशरे में देख रहे हैं, क्यों बेटी को बोझ समझा जा रहा है, क्या वजह है? दरअसल देखिए, पहली बात तो मैं ये करूँगी कि अल्लाह ताला ने ना एक हिकमत के साथ हर जानदार को दो असनाफ में तकसीम किया है, मर्द और औरत, या नर और मादा, तमाम जानदार, क्योंकि इससे नस्ल इंसानी की इर्तिका मुमकिन है। अब इस्लाम से पहले की अगर मैं बात करूं या जहालत की बात करूं, तो उस ज़माने में ये था कि तसव्वुर ये था कि जी बेटियां जो हैं वो बाइस ज़हमत या जो है उन मर्तबे में कमी और वग़ैरह। तो कई ऐसे कबाइल थे जहाँ पे बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा गाड़ दिया जाना और वग़ैरह।
تو حتیٰ کہ قرآن پاک میں مطلب ارشاد ربانی ہے، سورہ نحل میں ہے کہ جب ان کو بیٹیوں کی خبر سنائی جاتی، یہ کفار اسلام سے پہلے کی بات ہے، کہ جب انہیں بیٹیوں کی خبر دی جاتی تو دکھ سے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے اور ان کا دل غمگین ہو جاتا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ایک تو دیکھیے بالکل ظاہر ہے، یعنی صرف بات نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اگر ایسی کوئی کمتر ہوتی تو ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، جو آپ کا مرتبہ ہے، تو اس طرح سے آپ کو تو بیٹے نوازے جانے چاہیے تھے۔ تو حکمت الہی یہیں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ کم عقل لوگوں کو یہ دکھانا کہ بیٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ بالکل ایسے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو تھا اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ، اور خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ دیکھیے۔ پھر اس کے بعد مطلب جو خواتین کی جو اہمیت ہے معاشرے میں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے آج کے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو وہی اسلام سے پہلے جہالت والی سوچ۔ تو ایک تو یہ کہ تمام وہ لوگ جن کا مطلب تعلیم سے جن کا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یا جن گھرانوں میں تعلیم کی کمی ہے، وہاں پر یہ سوچ دوبارہ سر اٹھاتی جا رہی ہے کہ جی بیٹیاں جو ہیں وہ شاید ہمارے لیے کوئی مشکل کا باعث ہیں، یا ہمیں کوئی تکلیف دہ بات ہے، یا کوئی ہمارے معاشرے میں ہماری کمتری ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں 2-4 بیٹے نہ ہوئے بلکہ بیٹیاں ہو گئیں، یا اگر پہلی بیٹی ہو گئی تو بڑی کوئی یہ افسوسناک خبر ہے ہمارے لیے۔ یعنی خاندان میں ہماری جو واو ہے وہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اگر پہلی بیٹی ہمارے گھر میں پیدا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کا جو قصوروار ہے وہ عورت کو ٹھہرایا جائے، عورت ہی کو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عورت وہ بھی عورت قصوروار ٹھہرا رہی ہے جو خود بیٹے کی ماں ہے، یعنی ساس۔ یہاں سے دیکھیں اگر مرد بھی یہ سوچے تو اس کی پیدائش یا اس کے اس دنیا میں آنے کی جو بڑی ظاہری وہ ہے جو شخصیت ہے وہ تو ماں تھی اس کی۔ بالکل۔ تو آپ اس قانون کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے نا، کہ ماں ہی نے تو بیٹا پیدا کیا تھا، جو بیٹا آج کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ میری بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ باپ نے تو بیٹا نہیں پیدا کیا، ماں آیا، تو وہ پھر بڑی عجیب بات ہے۔ بالکل ایسی۔ ماروی صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، بیٹیوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم سب بیٹیاں ہیں، کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو آپ کی والی فیلنگز مجھے آ رہی ہیں، اور مجھے جب پتہ چلا کہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے، مجھے جب بھی عورت کی بیٹی کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ وومن پروٹیکشن سینٹر سے میرا تعلق ہے، خواتین اور بچیوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آواز اٹھانا، اور بیٹی کو یہ بتانا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے خدا کے، پاور ایک اپنی ویلیو ہے۔ دس از سم تھنگ واٹ آئی فیل از ان می بیکاز آئی ایم ورکنگ آن دس سبجیکٹ۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا آج سچ ٹی وی کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ٹاپک چوز کرنے کے لیے، اور دوسرا جب سے میں صبح سے آپ کے اسٹوڈیو میں آئی ہوں میں 3 بہت ہی ایکٹیو لڑکیوں کو یہاں وہاں گھومتے پھرتے دیکھ چکی ہوں۔ سو آئی ریئلی اپریشیٹ یور چینل اینڈ دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو انکریج وومن۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے جیسے کہ ظلم اور زیادتیاں اور اس طرح کے کیسز اب تک ہم لوگ ریسیو کرتے رہتے ہیں، ان کے سولیوشن کے لیے کام کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ عورت اور بیٹی جب اکنامکلی امپاورڈ ہو جاتی ہے تو بہت سارے مسائل سے وہ نپٹنے کے لیے خود تیار ہو جاتی ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں جیسے ہمارے ساتھی مہمان نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں بتائی کہ ایشوز کیا ہیں، بالکل ایسے انہی ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں جب محسوس کرتی ہیں نا، جیسے میں آپ کے پروگرام میں آئی ہوں، میں محسوس کر رہی ہوں، آپ کو بہت خوشی ہے میں آئی ہوں، تو بیٹی جب زندگی میں آتی ہے تو وہ محسوس کرتی ہے کہ ماں باپ خوش ہیں یا نہیں ہے، معاشرہ خوش ہے یا نہیں ہے، وہ کیسے اس کو رسپونڈ کر رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں وہ جذب کرتی رہتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر گھروں میں اگر بیٹا بیٹی گھر میں ہوتے ہیں نا تو ان کی کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے یا کیا تو پیچھے سے دادی یا کسی کی آواز آتی ہے، بیٹا بھائی سے مت لڑنا، چوٹ لگ جائے گی، یعنی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تم کمزور ہو۔ اس کے بعد جب بیٹی کہیں سے گزر رہی ہے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس سر جھکاؤ اور سیدھی آ جاؤ۔ کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی ہریسمنٹ، کچھ بچی کی غلطی ہوگی،
दरवाजे उसके लिए बंद हो रहे हैं, एजुकेशन उसके लिए बंद हो रही है, चेक उसके लिए लगाए जा रहे हैं, चादर का जो है वो और ज़्यादा उसके लिए बढ़ाया जा रहा है। मतलब अगर आप बच्ची को, बेटी को कमज़ोर महसूस मिलके करवाएंगे तो वो इंसान है, जो है वो बाउंड्रीज उसके लिए क्रिएट की जा रही है। महविश कहते हैं ना कि एक खूबसूरत दरख्त को सब मिलके रोज़ जाके गालियाँ दें तो वो बेचारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसे हमेशा नेगेटिव वाइब आप उस पे पुट कर रहे हैं। तो हमने जो ये मुआशरा है इसके हर फर्द, हर जेस्चर को बेटियों को ये बताना है कि वो बहुत मजबूत हैं, और आज बेटी ये साबित कर चुकी है। जस्ट नेम द फील्ड जहाँ बेटी ना हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और जब आप ये देखें कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कह दिया कि बेटी रहमत है, तो लोगों का क्या है? बिल्कुल ऐसा है। जब आपको एक वैलिड पॉइंट, आपको गारंटी मिल चुकी है, और आपकी जो जन्नत की खातूनों की सरदार हैं हमारी बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तो फिर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि औरत ज़ात जो है वो बेटी ज़ात वो कितनी बड़ी रहमत है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आऊँगी, कैसे हम लोगों में ये शौर बेदार करें, क्योंकि जहाँ हम बात करें कि हम ज़माना जाहिलियत में फिर से जा रहे हैं, जो कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये एक एलिमेंट फिर से हमें नज़र आ रहा है, बेटी को जिंदा दरगुर करने वाली जो बात है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें भी ये चीज़ पाई जा रही है। तो कैसे हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें, वो बताएं कि खुदारा निकले जागें, बेटी बोझ नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मैं दोबारा यही बात करूँगी कि हदीस शरीफ है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके 3 बेटियां हैं और वो उन बेटियों की सही परवरिश करता है तो वो जन्नत में होगा। क्या बात। तो किसी साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी 2 हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी। क्या बात। फिर किसी ने पूछा कि जिसकी 1 बेटी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी। क्या बात है, क्या बात। अब इसमें जो देखिए ना, जो राज मुज़मिर है वो है कि जिस्मानी तौर पर लड़कियां ज़ाहिर है कि वो नाजुक होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमा दिया कि आप गीने हैं। जज्बाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो जो एक मतलब माश का जो बोझ है वो जाहिर है कि एक मर्द के ज़िम्मे है और उसको उठाना है। सब ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद यही पॉइंट जो है वो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत ही अहम पॉइंट जो है वो प्रोफेसर साहबा ने हाईलाइट किया है कि जिस्मानी तौर पे जब हम देखते हैं तो यकीनन इमोशनली तौर पे भी हमें खातून जो है वो नाजुक दिखाई देती है, लेकिन अगर हम बाकी ओवरऑल स्ट्रगल की बात करें तो वो मर्द के ज़िम्मे है। लेकिन ये चीज़ हमने यकीनन इसको डिफ़ाइन करना है, इस चीज़ को समझना है। वो कैसे, ये हम प्रोफेसर साहबा से इन डिटेल जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करें बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बेटियों पे बात हो रही है जनाब की बेटियां बोझ नहीं होती। और इस वक्त जब हम मुआशरे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस की ज़रूरत फिर से हमें जो है वो महसूस हो रही है कि बताया जाए कि जनाब जो ज़माना जाहिलियत उससे निकलने की हमें अब फिर से ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि बेटी जिसको रहमत करार दिया गया है आज उसे क्यों बोझ या जहमत जो है वो समझने की फिर से गलती की जा रही है। और यही गलती जो है वो हो सकता है हमारे इस वक्त जो मुआशरे में हालात चल रहे हैं, जो इतने संजीदा हालात दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह यही हो सकती है कि जब हम रहमत को जहमत समझने की गलती करेंगे तो प्रॉब्लम तो यकीनन आएगी। तो इसी पे हम बात करें। प्रोफेसर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज़ किया कि औरत जिस्मानी तौर पे इमोशनली लिहाज से वो वीक होती है, लेकिन अगर हम ओवर बात करें बाकी जो जिम्मेदारी है वो मर्द की होती है। ये आप बात मुकम्मल कर दीजिए। मैं असल में ये बड़ी अहम बात है जो लोगों को समझनी चाहिए मेरे ख्याल में, कि जिस्मानी कमज़ोर होने का ये मतलब नहीं है कि वो ज़हनी तौर पे कमज़ोर है। लोगों ने माशरे में ये समझ लिया औरतें कमज़ोर हैं तो ज़हनी तौर पे भी शायद कहीं नहीं, ये कहीं नहीं हमें कहा गया। जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होने का मतलब ये है कि कोई भारी बोझ है जो अगर औरत जिस्मानी तौर पर नहीं उठा सकती, लेकिन उसका ज़हन जो है वो बिल्कुल उतना ही है। कई दफ़ा आप ये भी देखें कि मर्दों से बढ़कर है औरतें ज़हनी तौर पर। अच्छा, उनकी परवरिश में अगर ये नुक्ता रख लिया जाए, वालिदैन बार बार उनको ये समझाना शुरू करें कि तुम किसी काम की नहीं, तुम नाकारा, बेटा होता तुम्हारी जगह तो पता नहीं क्या कर देता। अच्छा, उसके पीछे सोच भी यही है कि जी बेटा होता पहला या 2-4 बेटे हों तो वो हमारे साथ मिल के काम करेंगे,
कम पढ़े लिखे घरानों में फौरी तौर पे मजदूरी है, वो कर लेंगे वगैरह। अच्छा, वो जितना बेटी को दबाया जाएगा वो उतना ही ज़ाहिर है कि उसको वो और अपने आप को कमतर महसूस करना शुरू कर देगी। मैंने देखा है, मैं चूँकि जैसे आपने तारुफ में कहा, मैं एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, तो मैं बहुत सारी बेटियों की निगरान हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अभी वक्फे में यही बात कर रही थी कि मेरे पास जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं इतनी टैलेंटेड, इस कदर बासलाहियत माशाल्लाह, इतनी समझदार, इतनी ज़हीन कि बाज़ औक़ात मुझे ख़ुद हैरत होती है कि इनको अगर थोड़े से और मौके मिलेंगे तो ये बच्चियाँ इंशाल्लाह कहाँ आगे तक जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, बजा फरमाया। और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ बेटों की तरफ, जिस तरह आप बेटों की इतनी वैल्यू करते हैं, उनकी तरबियत और पढ़ाना लिखाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वही स्ट्रगल आप बेटी के लिए करके भी करें। और फिर वही बात है कि शुरू दिन से मतलब ये तकसीम जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत रखी है। कोई बेटा है, कोई बेटी है, और ये नहीं कहा गया कहीं पे हमें कि जी बेटियों को छुपा के बचा के कहीं दूर तहखाने में डाल दें उसको और रोटी पानी सुबह शाम का थोड़ा सा दे दें, काम ना करने दिया जाए, बिजनेस ना करना दिया जाए, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात कि पढ़ने का उनको मौका मुकम्मल देना चाहिए मेरा ख्याल। उसके बाद देखिए, चाहे वो कारोबार है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल देख लें। अगर ज़हनी तौर पे कोई ऐसी बात होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आने के फ़ौरन बाद उनको तो मना कर दिया जाना चाहिए था कारोबार से। ऐसा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके तिजारती काफ़िले, आपके अक़द से, निकाह से पहले तिजारती काफ़िलों को लेकर जा रहे थे। तो वहाँ पर कहीं अगर इस्लाम की तरफ से, नहीं, मेरे ज़हन में ये भी आता है कि बाज़ औक़ात मैं सुनती हूँ कि जी मजहबी लिहाज से भी लड़कियाँ जो हैं वो यूँ तो यूँ, बड़े अजीब अजीब बयानात। तो तालीम की कमी है, ऐसे समझ नहीं है कि आप मजहबी लिहाज से बात करें, इस्लामी लिहाज से बात करें, प्रॉपर वैलिड पॉइंट दें ना कि इस्लाम ने क्या कहाँ पे क्या बोला। देखिए ना, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। आज हम मगरिब को बड़ा तारीफ़ करते हैं कि जी वहाँ मर्द औरतों को देख के खड़े हो जाते हैं, उनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं सवारी के लिए या घर का या कोई। तो ये बातें तो खुद इस्लाम ने हमें इतने सदियों पहले खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछा देना अपनी रज़ाई माँ के लिए भी, अपनी बेटियों के लिए, अपने जो ख़वातीन हैं आपके साथ, बाकायदा जो सहाबियात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी बड़ी आज़ादी से, अपनी बात पूछती थी, सवाल करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बेनियाजी का इजहार नहीं किया कि भाई ये औरतें हैं तो इनको मैं क्यों ये बात बताऊं, कोई दीन की बात है या कोई नुक्ते की बात है। तो ये बात हमें समझनी होगी, आज ज़रूरी हो गया है जब हमारी आबादी भी बढ़ गई है कि हमारी बच्चियों को पूरे मौके हमें देने हैं, मौके तालीम के दें, ज़रूरत है। बिल्कुल उनको अपनी सलाहियतें आजमाने दें, उन्हें मौका तो दे, जैसे आप बेटों को दे रहे हैं उसी तरह बेटियों को मौका तो दे। मारवी साहिबा जी, जिस तरह हम बेटों पे इतना फोकस करते हैं, इतनी तवज्जो देते हैं, हम बेटियों पे उस तरह नहीं करते। और अगर बेटा नहीं है, बेटी हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं फिर भी ये बात हम कर जाते हैं कि काश मेरा बेटा होता तो वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करता। यानी अगर बेटी कर भी रही है सपोर्ट तो ये बात बीच में कहीं ना कहीं से ले ज़रूर आएंगे, यानी कि कमी महसूस ज़रूर करेंगे कि बेटा होता तो वो ज़्यादा मेरी हेल्प करता, मुझे सपोर्ट करता, मेरे साथ जो है वो कदम से कदम मिलाकर चलता। क्या बेटी नहीं चल सकती? आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगी कि बेटी बोझ नहीं है, लेकिन उसको बोझ बताया जाता है। बिल्कुल, हम खुद बना रहे हैं, बताया जाता है उसको, और वो सुन सुन के वो खुद को भी ये कंसीडर करना शुरू कर देती है। हमारी मैविश जो रस्म रिवाज हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, वो हमारी पहचान है, लेकिन कुछ ऐसी रस्म रिवाज हैं जो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रही हैं। ये बात है। उसमें जो ये जहेज़ और इस तरह की जो रसूमात हैं, वो एक तो अभी हम देख रहे हैं माशी तौर पे हमारा मुल्क और दुनिया भर किस तरीके से, किस स्पेस से हम लोग, फेस से हम लोग टाइम से गुजर रहे हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो गया है बच्चियों की शादियां करना। मतलब हमने बेटी के लिए ये रस्म रिवाज बना के उसको अपने हाथों से बोझ बनाया है। हाथों से हमारे लड़की वाले जहेज देते, हमारे लड़के वाले क्यों नहीं दे सकते? से आप वैसे बहुत चीजें खूबसूरत उठा रहे हैं, लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा कि 2 छुआरों पे भी निकाह होता है। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि सादगी से भी खूबसूरत जिंदगी का आगाज हो सकता है। तो हमने ये देखा है कि बेटों के लिए शुरू से लेके
एजुकेशन के लिए प्लानिंग्स होती हैं, पैसे जमा होते हैं, फंड्स हो रहे हैं, और बेटी के लिए सिर्फ दहेज के लिए, वो भी आप यकीन करें जब कोई मसाइल होते हैं घरेलू तशद्दुद या ऐसे मसाइल, वो फ्रिज, वो टीवी, वो एसी बच्ची के काम नहीं आते। उसकी तालीम, उसकी खुद एतमादी, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो उसके काम आती है। और हमारे पास ज़्यादातर, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो बोझ है नहीं, लेकिन उसके हालात बोझ की तरह बनाए जा रहे हैं। जब आपने तालीम का जेवर नहीं दिया, जब आपने उसको मजबूत नहीं बनाया, और आपने तमाम ज़िंदगी, ये सब उन पेरेंट्स के लिए हमारी बात है जो कि शायद अब भी इस अच्छे रिश्ते की सोच में और जहेज की जमा करने की सोच में है, प्लीज उन चीज़ों की जगह अपनी बेटी को एजुकेशन तालीम दे। ये उसके लिए सबसे बड़ा जहेज होगा। आप साथ हो ना हो, जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त आए, वो तालीम इतनी मजबूती देगी उस बच्चे को। ये घरेलू तशद्दुद, ये तमाम चीज़ें हमारी सोसाइटी से चली जाएंगी अगर हमारी बेटी को हमने उसे डिपेंड कर दिया ना, इंडिपेंडेंट बनने की तरफ हम उसे लेके जा ही नहीं रहे, उसे बता ही नहीं रहे, हमने उसको बस डिपेंड कर दी, पहले वालिद पे, उसके बाद हस्बैंड। बेटी एक इतना खूबसूरत सा क्रिएचर है जो दुनिया में आ रही है, और अब ये दुनिया की सोच वालिदैन, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, डॉक्टर साहिबा मौजूद, प्रोफेसर साहिबा मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, हमारे पीछे हमारी फैमिलीज हैं, और उसमें मर्दों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे बाप भाई, उन्होंने बेटी को बोझ नहीं समझा, तो आज बेटी यहाँ बैठ के दूसरी बेटियों को की खुद एतमादी की बात करती है। सिर्फ एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे मुआशरे को, तमाम रस्म और रिवाज को, हमारे मजहब की सही इंटरप्रिटेशन मिल के इन तमाम चीज़ों को गलत साबित कर रही है, करती रहेगी। सिर्फ हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और इस पे एक बात ये भी ज़रूर बताएं कि जब हम देखते हैं माशरे में अगर किसी औरत के यहाँ एक से ज़्यादा बेटियाँ पैदा हो जाती हैं तो उसे आए दिन ताने सुनने को मिलते हैं या बात डिवोर्स तक चली जाती है, तो क्योंकि आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे, तो कैसे आप उन्हें डील करते हैं? बिल्कुल ऐसा केस हमारे पास पिछले साल आया था। एक खातून बहुत छोटी सी 2 दिन की बच्ची को लेके हमारे ऑफिस आई थी, बड़ा रो रही थी। शी वॉज नॉट इन द कंडीशन टू टेल कि हुआ क्या है। हमें बड़ा उनको काम करना पड़ा। फिर जब वो बिल्कुल सेट हो गई तो उन्होंने बताया कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी सास ने मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर तुम्हें बेटी हुई तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे, और मुझे ज़बरदस्ती औरत ही दूसरी औरत को ये कह रही है। क्योंकि औरतों के दिमाग, अच्छा एक मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताती हूँ कि ये कमज़ोर औरत बहुत मजबूत मर्द को पैदा करती है। Very true. ये बात हम क्यों नहीं ये बात जान रहे, ये बात हम क्यों नहीं उस मजबूत मर्द की परवरिश भी करती है। मतलब वो कौन है? एक औरत है। 2 इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उस कमजोर औरत के कंधों पे खुदा ने रख दी। मतलब यू नो दिस इज समथिंग, बिल्कुल सोचने की बात है। तो और वो अच्छा एक और चीज़ मुझे महविश हमारी सोसाइटी में, मैं ज़रूर इसकी बात करना चाहूँगी, फिर मैं उस केस की तरफ आती हूँ। हम क्या करते हैं कि बच्ची 12-13 साल की है और बच्चा 7-8 साल का है, हम उससे कहते हैं जाओ बहन को ट्यूशन छोड़ के आओ। अच्छा, अब प्रोटेक्शन जो है वो 13 साल की कर सकती है, अगर कोई किडनैपर्स आ गए तो वो बेचारा वो क्या करे, 8 साल का नहीं कर सकता। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है कि यही ट्यूशन छोड़ के आएगा। तो हम खुद एग्जाम्पल्स दिन रात पेश कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहे होते हैं कि बेटी कमजोर हो बेटा तुम। फिर जब उसको कोई तंग करता है रास्ते पे तो उसका हाथ नहीं उठता क्योंकि वो यहाँ से लॉक हो जाती है। अब वो लॉक है तो वो हमने उसे नाजुक बना दिया, बोल बोल के वो नाजुक बनने पे मजबूर। अपनी प्रोटेक्शन हर बंदा कर सकता है। हमें भूख लगती है, हम इन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, चाहे वो मर्द हो औरत हो। हम पे कोई चीज गिरती है, हम इन्हीं हाथों से उसे दूर करते हैं। देन व्हाई समवन इज अटैकिंग यू, और उसका जेंडर इफ मेल है या कोई और जेंडर है, क्यों नहीं हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। खैर उस केस में फिर लेटर ऑन हम काउंसलिंग की तरफ आए, फैमिली से हमने बात की, उनको रियलाइजेशन करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह उसका घर बच गया, उस बच्ची को उसके फादर वापस मिल गए। लेकिन उस मर्द के ऊपर भी घर वालों का प्रेशर था, जो उसे पहली बेटी होने पे ये कहा जा रहा था कि आप छोड़ दें। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं हम इसमें प्रोफेसर साहब ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं फिर तरबियत
یعنی کہ اگر مرد خود سے ایسا نہیں کرنا چاہ رہا لیکن گھر کے بڑے اسپیشلی جو والدین ہیں لڑکے کے وہ یہ حرکت اسے کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ بیٹی تمہارے یہاں پیدا ہوگی، پہلی بھی، دوسری بھی، تیسری بھی، اس عورت سے ہم اب کیا کریں، تم اسے ڈیورس دو ہی دو، یعنی کہ کچھ اس طرح کی بھی ہیپننگ ہے۔ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کی جو اپروچ ہے اسے بدلنے کے لیے بھی ہم عورتوں یا خواتین یا لڑکیوں ہی کو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، گھر میں جس ماں نے بیٹے کو پیدا کیا، اب اگر وہ ساتھ ساتھ بیٹے کو اہمیت دیتی جا رہی ہے اور بیٹی کو اہمیت نہیں دے رہی، تو وہ بیٹے کے ذہن میں شروع سے یہ بات بٹھا رہی ہے کہ تم بہت اہم ہو، تم مرکز ہو گھر کا، اور تمہارے جب شادی ہوگی تو پھر تمہاری بیٹیاں نہیں بیٹے ہی پیدا ہونے چاہیے۔ تو خود اور پہلا بیٹا ہو گیا تو بہو کو سر پہ اٹھا لیں گے۔ یس، بڑی دیکھیے ابھی پچھلے کچھ مہینے پہلے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا لاہور میں کہ کسی بچی نے اپنی دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہونے پہ ہاسپٹل کی کئی اوپر فلور سے چھلانگ نیچے لگا دی، اس ڈر سے کہ اسے کہا گیا تھا کہ تمہاری بیٹی ہو گئی، اب پھر دوسری یا تیسری آئی ڈونٹ نو، اور وہ لڑکی خود شاید 22 یا 23 سال کی تھی اور یہ اس کی تیسری یا دوسری بیٹی تھی۔ 22 سال کی بچی کی جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ کیا تھی؟ آپ سوچیں کہ وہ جو اس نے پریگننسی کے 9 ماہ گزارے ہوں گے کتنی شدید اذیت میں، اس سوچ میں کہ میرا بیٹا نہ ہوا تو کیا ہوگا میرے ساتھ۔ پھر وہ بچی جب تھوڑی بڑی ہوگی تو اسے یہ بتایا جائے گا کہ تمہاری ماں نے یوں چھلانگ لگائی، اور تھوڑی اور بڑی ہونے پہ اسے وجہ بھی پتہ چل جائے گی کیا، اس بچی کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، وہ فیئر ٹرانسفر ہو جائے گا، وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو گھروں میں سب کتنے سے پہلے کیسز ہیں، یہ تو ایک آدھا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایسے کتنے مطلب میں جیسے ماروی صاحبہ نے اپنا بتایا، میرے کالج میں ایک صاحب آئے تو بیٹیوں کے ایڈمیشن کے لیے، یہ سنتے ہیں ہم ایگزامپل میں بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہ ضرور بتائیے گا، ایکچولی بریک لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ ناظرین یقین جانیں اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ ہم ڈیورنگ بریک بھی اس خوبصورت ٹاپک پہ ڈسکشن کریں، اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے جب ہم بریک سے واپس آ رہے تھے کہ اتنا زبردست، اتنا خوبصورت، اتنا وسیع ٹاپک کہ ہمیں یہ وقت جو ہے وہ کم پڑ گیا ہے کہ ہم بیٹیوں کی تعریف میں جو الفاظ ہیں وہ اور زیادہ جو ہے وہ بیان کریں اور بتائیں بیٹی کی ویلیو، اس کی اہمیت، اتنی بڑی رحمت ہے، اور اس رحمت کو کیوں ہم اتنی تکلیف جو ہے وہ اس وقت دے رہے ہیں۔ تو اسی پہ بات کریں۔ پروفیسر صاحب، آپ ایک کالج کا واقعہ کوئی ایگزامپل ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہی تھی، وہ آپ بتائیے۔ جی، وہی سوچ بدلنے کی بات نا، تو ایک صاحب آئے اور بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے نا 2 بیٹیاں ہم نے کہا، تو وہ ہر 2 منٹ کے بعد مطلب مجھے کہہ رہے، چونکہ ایڈمیشن کا وہ ٹائم بھی گزر گیا تھا اور اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ تھی، تو وہ مجھے پھر جیسے کوئی بڑی درد مندی سے نا، میڈم میری 5 بیٹیاں ہیں، میڈم میری 5 بیٹیاں ہیں۔ جب 2 دفعہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا تو میں نے ان سے کہا ذرا، اب مجھے سوچا کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے مجھے نا، تو بینگ کاؤنسلر یا ایجوکیشنسٹ کے میں، تو میں نے کہا سر کوئی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، آپ کی 5 بیٹیاں ہیں، کن کن کلاسوں میں، بڑی ہیں چھوٹی؟ وہ 2 بیٹیوں کو تو میں نے ایڈمیشن دیا، لیکن میں نے ساتھ ہی انہیں بتایا کہ جی کیوں آپ اتنے گھبرا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میڈم میری جاب بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، تو بیٹیاں تو وہی جیسے ماروی صاحبہ نے کہا جہیز تو شادی تو۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی ابھی بچیاں بہت چھوٹی ہیں آپ کی، کوئی میٹرک میں ہے، کوئی 8th میں ہے، 5th میں ہے، 2 میں ہے، 1 میں۔ میں نے کہا کہ بہت سارے کام ہیں جو یہ بیٹیاں خود بڑی ہو کے پڑھ لکھ کے کریں گی۔ کہنے لگے میڈم کیا کر سکتی ہیں یہ لڑکیاں؟ اچھا میں نے کئی فیلڈز بتائی، میں نے کئی فیلڈز بتا دی نا ان کو کہ یہ دیکھیں یہ آرٹ اینڈ ڈیزائن میں جا سکتی ہیں، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے، فیشن انڈسٹری ہے، فلانا کام فلانا ہے، آرکیٹیکٹ بن جائیں گی اگر میڈیکل میں نہ جاتی، جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ جی میڈیکل میں ہی جا سکتی ہیں لڑکیاں، ٹیچر نہ بنی تو کیا ہوگا۔ آپ یقین کریں تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان کی نا جو مطلب فیلنگ تھی یا وہ جب وہ واپس گئے تو ان کے کندھے تھوڑے نا ریلیکس مجھے خود فیل ہوئے کہ وہ جو یوں کر کے کمزور سی کہ میری بیٹیاں ہیں میڈم میری 5 بیٹیاں ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید انہیں کسی نے یہ بات آج تک سمجھائی بتائی نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ میری بیٹیاں کچھ نہیں کر سکتی زندگی میں، تو مجھے ان کے لیے کھانا پینا کپڑا جوتا، اور آج کل جو مہنگائی اور معاشی لحاظ سے کمزور ہوں۔ اچھا پروفیسر صاحب، کاؤنسلنگ کی بات ہوئی ہے کہ یعنی آپ نے کہا کہ جیسے اب اس شخص کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، آپ نے بتایا تو کافی حد تک اس کا سٹریس کم ہو گیا۔ یہیں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ دونوں سے معزز مہمانوں سے میرا سوال یہی ہوگا،
ہم اس وقت سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, الیکٹرانک, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, موبائل فون سب کے پاس ہیں. اس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر ایسا کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, جب ہم اپنے ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو, عورت کو نازک دکھایا جاتا ہے, اس پہ تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے, جب یہی کانٹینٹ ہمارے لوگ دیکھیں گے تو کیا میسیج ڈلیور ہوگا؟ ان کے تو وہی کاؤنسلنگ تو نہیں ہم کر رہے. بالکل, میں یہ چاہتی ہوں مہوش کہ آج میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے تمام رائٹرز سے کہ کوئی ڈرامہ میں ٹی وی چینل کسی بھی چینل پہ لگا لیں, ایک بہت بڑا سا خوبصورت سجا سمرا گھر, نوکر چاکر پھرتے, کوئی بہت ہائی ایلیٹ کلاس دکھائی جائے گی جس میں شوہر آ کے بیوی کو تھپڑ مار رہا ہے, بیٹی پہ چیخ رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, اور یا پھر دکھایا جائے گا کوئی دیہاتی سا کچا سا گھر جہاں پہ کوئی مرد چیخ رہا ہے بیٹی پہ, خواتین کو ڈیورس دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ اس مطلب دونوں جگہ پہ نا آپ انتہا دکھا رہے ہیں اور خواتین پہ ظلم دکھا رہے ہیں, تو یہ ذہن سازی ہو رہی ہے نا. اب جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے مطلب کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس لوگ ہیں, وہ ٹی وی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اب جب وہ شام میں ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور انہیں دکھایا جا رہا ہے کوئی سین کہ جی لڑکی چلی گئی گھر سے تو باپ چیخ رہا ہے یا مار رہا ہے اور ماں کو دھکے دے کے نکالا جائے, اچھے خاصے گھروں میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے, بڑے اچھے اونچے لوگ ہیں, تو وہ ان کے ڈالا جا رہا ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم تو مطلب ہم نے بھی شروع کر دیتے ہیں, فرسٹریشن نکالنی ہے اگر دن بھر کی تو وہ بیٹی پہ نکال لیں, اس کو 2-4 تھپڑ ماریں, بیوی کو کچھ ماریں پیٹیں. اور یہ اگر آپ لوگوں کو اس ٹائم پہ کچھ ایسے گھر دکھائیں گے جہاں بیٹیوں کو عزت دی جا رہی ہے, ایک اچھا گھرانہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا ہے, جہاں پہ اگر صرف بیٹیاں ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 2 ہیں یا 1 بیٹی ہے, یا زیادہ بیٹیاں اور بیٹا کوئی 1 ہے یا 2 ہے, اگر وہ خوش ہیں, ان کو مواقع دیے جا رہے ہیں, تو یہی سوچ معاشرے میں بھی آئے گی. تو میری بڑی ریکویسٹ ہے, خدا را ہمارے جو رائٹرز ہیں بڑے اچھے ہیں ان میں شامل ہیں کہ وہ یہ سوچ کو پھیلائیں. جی بالکل, اس سوچ اپنی کو تحریر کے ذریعے چینج کرنے کی ضرورت ہے. معلوم صاحب یہی سوال میرا آپ سے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی, ہمارا جو میڈیا ہے جو اس وقت کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے, جو دکھا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بیٹی کو جو اس کی وراثت سے بے دخل کر دیا جاتا ہے, جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا, ایموشنلی اس کو بلیک میل کر دیا جاتا ہے, یہ دونوں چیزوں کا جواب دیں. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی پروفیسر صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانٹینٹ ہمارے معاشرے کے مسائل اور ان کے حل کی طرف, صرف مسائل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا, آپ اس کے سولوشنز کو بھی ہائی لائٹ کریں, کیونکہ لوگ دیکھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ ان کو مسئلے کا حل چاہیے. اور ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کریکولمز میں بھی, اسکولز میں بھی ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ غصہ آئے تو کیسے اس کو سنبھالنا ہے, ایٹیٹیوڈ مینجمنٹ کیا ہے, آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, بات چیت کا طریقہ کیا ہونی چاہیے, اور یہ سافٹ اسکلز ہی لائف کے ریئل پاورز ہوتے ہیں. تو کریکولم اور میڈیا دونوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, جو کہ بہت ساری چیزیں پروفیسر صاحبہ نے بھی ہائی لائٹ کی ہیں, ان کو بالکل بہتر ہونا چاہیے. میں خود اس بات پہ زور دیتی ہوں. آپ کا دوسرا سوال جو کہ ہمیں یہ آپ نے کیا پوچھا, وراثت کے حوالے سے, وراثت کے حوالے سے, رائٹ. اسلام نے اگین بہت خوبصورتی سے عورت کو اس کا حق دیا ہے, اور میں مقابلہ نہیں کر رہی ہوں, لیکن ضرور اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ابھی بھی بہت سے مذاہب ہیں جس میں عورت کی وراثت کے حوالے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور جب ان کے لیے ایشوز ہوتے ہیں تو ان کے پاس نہ کوئی لا ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے, نہ کوئی چیز ہے کہ اس کو آگے لے سکیں. دے آر اسٹل اسٹرگلنگ. بٹ اف وی آر کمنگ ٹو اور ریلیجن, الحمدللہ وی ہیو دس رائٹ. مگر اس رائٹ کو صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے, اب سوال یہاں پر ہے. بیٹیوں کی شادیاں ہی نہیں کرواتے ہیں اکثر سندھ کے اندرونی علاقوں میں, پنجاب کے اندرونی علاقوں میں, کہ ہماری جائیداد سے حصہ دوسرے گھر نہ چلا جائے. مطلب اب یہاں پر بھی جینڈر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر بیٹی کو اس کا حق بھی دیا جاتا ہے, اور تعلیم یعنی وراثت کا حق دیا جا رہا ہے لیکن تعلیم والا حق نہیں دیا, تو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنے اس وراثت کے حق کو اپنے لیے مفید بنا سکے, کیونکہ دوسرے لوگ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں.
उसे awareness नहीं, पता नहीं है, इतना श्योर नहीं और दिया हम आपने उसको सोशल नहीं रखते कि वो कहीं जाके कोई बेचना खरीदना कोई ऐसे मामलात कर सके या अपना कोई डिसीजन मेकिंग कर सके, उसको नहीं पता होता, उससे अंगूठे लगवा दिए जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इमोशनली। बिल्कुल। आप अगर जो बेटी की विरासत का हक है वो पहले तो उसको ज़रूर दीजिए, लेकिन उसके साथ जो उसका दूसरा हक है जो उससे भी पहले है, उसकी तालीम उसको वो दीजिए ताकि उस विरासत को वो अपने लिए मुफीद, अपने बच्चों के लिए मुफीद बना सके और दूसरे लोग उस पर कब्जा ना कर लें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें और बेटी वही फिर अगेन मैंने कहा ना आपसे कि बोझ है नहीं, बोझ बनाया और बताया जा रहा है। तो जब आपके पास विरासत का हिस्सा है तो आप मजबूत हैं, लेकिन अगर उस पर कब्जा हो जाता है तो अगेन आपकी स्टेटस वहीं पर उसको लेकर आ जाता है। तो हमारे पास हमारे मज़हब की तरफ से हमारे पास, मैं आईने पाकिस्तान की तरफ भी आऊँगी, आईने पाकिस्तान में हर बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी आपका जेंडर हो, आर्टिकल 25 आपको फ्री एजुकेशन की बात करता है, उसको इंश्योर पाकिस्तान के हर सूबे में किया जाए, हर इलाके में किया जाए, हर कस्बे में किया जाए, हर छोटे से गांव में किया जाए और ये आम बात की जाए कि तालीम मुफ्त है, क्योंकि लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ा नहीं सकता, बिल्कुल, लेकिन हमारा आईने पाकिस्तान कहता है दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। आप खड़े हो जाएं, गोस टू स्कूल्स खुलवाएं, आप खड़े हो जाएं, देखें कैसे नई टीचर्स आती हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रविश अगेन तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, डेफिनेटली। प्रोफेसर साहब मेरे पास चंद ही मिनट से तो मैं कहूँगी कि नाजरीन को पैगाम दीजिए ओवरऑल कि किस तरह से जैसे बेटों की तरबियत पे, उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए कि एक अच्छा लाइफस्टाइल उन्हें दिया जाता है, इसी तरह बेटी जो कि रहमत है, उस रहमत के लिए भी वही तमाम तर चीज़ें हैं जो बेटे के लिए। तो ये जो हमने एक तकसीमी सिलसिला है, इसको हम कैसे ख़त्म करें? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि मैं फिर हदीस शरीफ की तरफ आऊँगी। हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसे। अब देखिए ना, बाकी फ़राइज़ को तो हमारे उलमा भी बड़ा हाईलाइट करते हैं, माशाल्लाह से आम भी लोग जो है वो सलाम बात फ़र्ज़। चंद सेकंड हमारे पास बात मुकम्मल कर लीजिए। तो इस फ़र्ज़ को पहले तालीम की शक्ल में बेटियों के लिए अदा किया जाना वालिदैन के लिए ज़रूरी है। जब वही बात है कि बेटियां तालीम याफ्ता होंगी, बाशऊर होंगी और सलाहियतें तो अल्लाह ने दे रखी हैं उनको, तो वो फिर आगे बढ़ के अपनी तमाम जो काम है या जो भी उनकी खिदमात है माशरे के लिए, देखिए मजबूत माशरे के लिए औरतों की एम्पावरमेंट, उनकी जो सलाहियतों से फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। 10 सेकेंड हमारे साहब आपके पास पैगाम। मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगी, जैसे कि हमारा स्लोगन है वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर का, रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस। अगर बच्चियों और बेटियों के साथ कुछ हो रहा है तो उनको ये तलकीन ना करें कि खामोश रहो, बर्दाश्त करो, क्योंकि जुल्म को बर्दाश्त करने वाला भी जालिम ही होता है। और हमारी हर बेटी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो कल आपकी बच्ची प्रोटेक्टेड होगी। बिल्कुल, बहुत चेन है, एक सिलसिला है, उसको आगे बढ़ाना। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, बहुत शुक्रिया मारवी साहब आपका, बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत यकीन आज का टॉपिक रहा, बहुत कुछ था इस पे बोलने के लिए नाज़रीन, लेकिन दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जितनी आज हमने बात की, अगर इस पे भी अमल होना शुरू हो जाए तो जो हम बेटी को बोझ समझ रहे हैं, इस सोच को बदला जा सकता है। ब्रेक की जाने पड़ना नाज़रीन, ब्रेक के बाद अगला हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके खाने पीने पे बात करेंगे, कुछ रोक टोक भी हो सकती है, अब वो क्या होगी ये हम बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि हम खाने पीने पे बात करेंगे, कोई रोक टोक भी जो है वो लगाई जा सकती है हमारी गेस्ट की जानिब से। अब खाने कौन से जिस पे हम बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन हैं हम बर्गर के, पिज़्ज़े के, फ्राइज़ खाते हैं, और ये जो तली हुई चीज़ें हैं मार्केट की, फ़ास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, हम बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन बात हम ये करेंगे कि इसके हमारी सेहत पर क्या असरात मरतब होते हैं। देखते हैं क्या है नाज़रीन, आम रूटीन में देखिए हमारी बॉडी को कुछ विटामिन्स की, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो ये जो हम हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट छोड़ के जब हम फास्ट फूड की तरफ, फ्रीज़ी खानों की तरफ चले जाते हैं और अपने लिए आसानियाँ तलाश करने की कोशिश करते हैं,
तो क्या हम अपने सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? अपनी सेहत से, ख़ुद से हमें मोहब्बत नहीं है जो हम इस तरह के खाने खाए जा रहे हैं? आए दिन प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, टीवी चैनल्स पे हम देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह की अवेयरनेस जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है कि फ़ास्ट फूड जो है वो आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम उस पर कान नहीं धरते, बस सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से, जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि बात का असर नहीं हो रहा क्योंकि एक कान से तुमने सुनी, दूसरे कान से निकाल दी है, दिमाग में उस बात को टिकने नहीं दिया। तो मुझे लगता है आजकल हमारे साथ ना यही मसला हो रहा है कि हम फास्ट फूड को देखते हैं और एकदम से हमें क्रेविंग होने लग जाती है, लेट नाइट क्रेविंग होती है और हम लेट नाइट ऑर्डर करते हैं और कुछ ना कुछ फास्ट फूड मंगवाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, नो एक्सरसाइज। तो इसका सेहत पे क्या इसके बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे और स्पेशली बच्चों की हम बात करेंगे जिनका टेस्ट डेवलप कर दिया जाता है फास्ट फूड का, और हम उन्हें जब किसी हेल्दी खाने की तरफ कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो ये खाना पसंद नहीं, मैं सब्जियाँ नहीं खाता, मैं फल नहीं खाता, मैं तो मुझे दूध नहीं पीना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कितनी नुकसान दे सकती हैं, इसी पे जनाब बात करेंगे। और इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं अनीसा सैयद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अनीसा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच अनीसा, ज्वाइन किया हमेशा की तरह। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। प्लेयर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि फ़ास्ट फूड का इस वक्त जो बढ़ता हुआ रुझान है इसका हमारी सेहत के ऊपर इसके जो असरात हैं वो क्या मुरतब हो रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जंक फूड या फास्ट फूड एग्जैक्टली होता क्या है। लोगों को लगता है कि सिर्फ बर्गर और पिज़्ज़ा या फिर इस तरह से जो हम लेते हैं फ्राइड चीज़ें वगैरह, सिर्फ वही जंक फूड में आता है। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग इस तरह से की जाती है बहुत सारे फूड आइटम्स की, उनको हेल्दी बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन असल में वो हेल्दी होते नहीं हैं। जैसे कि ज़ीरो शुगर कोल्ड ड्रिंक्स। अब ये इसका एक शुगर फ्री है। एग्जैक्टली शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री ब्रेड, शुगर फ्री ये, शुगर फ्री वो। अब इसकी मार्केटिंग, इसका नाम ऐसा है कि अगले बंदे को, लेने वाले को, कंज्यूमर को लग रहा है कि ये मतलब मुझे सेहत नहीं है और ठीक होगा, ले लेता हूँ, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो इसमें हेल्पफुल ये चीज़ होती है एक आम इंसान के लिए, वो अगर अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करे, हर चीज़ के डब्बे के पीछे ना हर इंग्रेडिएंट्स सब कुछ लिखा होता है, सारे वो अज्जा दिए होते हैं जो उस चीज़ में होते हैं। वैसे कितने लोग होंगे जो ये सारी चीज़ें पढ़ते होंगे? ये सिर्फ एक डाइटिशियन ही पढ़ता है ना, सिर्फ डाइटिशियन ही पढ़ेगा। हम नॉर्मली तो बस लिया, हाँ ये खाना है, बस रखा, उसको परचेज किया, खाया। बिल्कुल, मैं बल्कि एक बार मैं सुपरमार्केट में गई तो वो मैं हर चीज़ उठा के देखी, तो वो कॉर्नर में वर्कर खड़ा हुआ था, वो भी मुझे गौर से देख रहा कि ये क्या कर क्या रही है। हाँ, लेकिन ये होना चाहिए, हर बंदे को इतना मिनिमम एजुकेटेड होना चाहिए कि वो देख सके कि कितने उसमें नमक कितने ज़्यादा मुख्तलिफ सॉल्ट्स कितने ज़्यादा हैं, वो फिर ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं, फिर उसमें शुगर्स की कितनी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अगर उसमें चीनी नहीं, शुगर नहीं डली हुई तो फिर उसमें स्वीटनर डला कुछ और होगा, और स्वीटनर जो है वो चीनी नहीं होती, सफ़ेद चीनी नहीं होती, लेकिन वो उससे मिलता जुलता एक ऐसी चीज़ होती है जिसका जायका बहुत मीठा होता है और हमें पता नहीं लगता कि वो उसमें मतलब मिठास है नहीं है। तो बल्कि WHO की अभी रिसेंटली एक स्टडी भी आई है, एस्पार्टेम और इस तरह के जो स्वीटनर्स होते हैं जो अमूमन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, वो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि वो कैंसर, सुरतान, जिसमें मुख्तलिफ जगहों का सुरतान की वजह बन सकते हैं। तो मतलब ये इंसान को देखना चाहिए कि उसमें चीज़ें अज्जा क्या डली हैं। फिर दूसरी चीज़ जो वेस्टर्न डाइट या जंक फूड या इस तरह की सारी फास्ट फूड में आती है, वो चीज़ें वो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसे, वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसको अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एक मुश्किल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अगर इसको सिंपल मैं बोलूँ तो वो हर वो चीज़ जो मैदे से बनी हुई है या हर वो चीज़ जो सफ़ेद चीनी से बनी हुई है। चीनी से, सही। तो अब आप देखें कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हम ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उसी में आती है, जो हम पैटीज या इस तरह की जो चीज़ें हम बेकरी से लेते हैं वो सब उसमें आता है। तो तमाम तर बेकरी की अशिया वो सब, अब इन्हीं चीज़ों को हेल्दी तौर पे भी घर में कंज्यूम किया जाता है। हाँ, कि भाई ये तो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमारी सेहत पे कोई इसके असरात नहीं आएंगे। बिल्कुल। और फिर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप एक बर्गर खाते हैं तो आपका दिल उससे नहीं भरता, आपका दिल चाहता है कि उसमें कुछ होता है ऐसा कि आपका दिल चाहता है कि आप दोबारा खाएं। वो मतलब ये कोई ऐसे मिथ नहीं है, वो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत मजे का होता है इसलिए आपका दिल चाहता है कि और खाएं। उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, उनको एपेटाइजर्स बोलते हैं। ऐसे एपेटाइजर्स डाले जाते हैं कि अगर समझ ले, अगर आपका दिल नहीं भरा तो समझे उसमें कुछ ना कुछ है।
बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है ये। उसमें फिर ऐसे एपेटाइजर्स डाल जाते हैं कि अगर आप वो एक चीज़ खा रहे हैं तो फिर आपका वो दिल मांगे मोहर। दैट्स द रीजन ना कि आप देखें कि किस तरह से ये जो फास्ट फूड की जितनी भी आउटलेट्स है कैसे भरी पड़ी होती है। बिल्कुल रश, हर वक्त रश होता है, दिन हो और फिर आपने देखा होगा कि एक ना एडिक्टिव वो एक फैक्टर होता है, यानी कि ऐसा जैसे आपको उस चीज़ की लत लग गई हो। और ये मतलब ये एक साइंटिफिक चीज़ है, और ये ऐसा नहीं है कि अच्छा बंदे को फास्ट फूड बड़ा पसंद है या ऐसे। इसके पीछे बकायदा रीजंस हैं, और फास्ट फूड में ऐसे अज्जा डाले जाते हैं जो कि इंसान को इस तरह की कैफियत से गुजारते हैं। और इस अब ऑब्वियसली अब इंसान ऐसी कैफियत से गुजर है, और अगर आप लाखों अफराद एक मुल्क में गुजर है तो आप देखें कि उन फास्ट फूड जो चेन्स हैं उनको कितना फायदा होगा। तो ये बिल्कुल आप अगर देखें तो दुनिया में जहाँ कहीं भी ऐसी कोई चेंज, किसी कोई ऐसी ब्रांच ओपन होती है तो वो नाकाम नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि लोग कैसे डील्स का इंतजार कर रहे होते हैं कि डील लगे तो हम खाएं, और बाय वन गेट वन फ्री। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर मतलब इसके अलावा ये एक दुनिया में सिर्फ 15-20 मेन फास्ट फूड की चेन्स हैं जो हर मुल्क में ओपन हुई हैं, बिल्कुल ऐसे, और वही पूरा लीड कर रहे हैं पूरी फास्ट फूड की मार्केट को। तो अगर इंसान देखे तो ये असल में मार्केटिंग का एक जरिया है और पैसे कमाने का, और किस तरह से लोग आपकी सेहत को इस्तेमाल कर दिया गया है ना, आदी बना दिया जाता है। अनीसा मुझे ये बताओ कि फास्ट फूड खाने से मोटापे की बीमारी या शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बल्कि अभी मैं एक स्टडी पढ़ी थी जो ओबेसिटी, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है, उसकी एक स्टडी है जो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 2030 तक इंडिया में 27 मिलियन बच्चे जो हैं वो मोटापे का शिकार होंगे। अब ये बच्चों का जो मोटापा है ये दुनिया में अब पैंडेमिक कंसिडर किया जा रहा है, चाइल्डहुड ओबेसिटी इसको बोलते हैं। और मतलब छोटा बच्चा लेकिन वो हद से ज्यादा मोटा है, वो हेल्दी नहीं है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि बच्चा हमारा बच्चा तो बेबी फैट है, उतर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अगर आपका बच्चा एक्टिव है ना, चाहे वो मोटा है पतला है, जैसे अगर आपका बच्चा एक्टिव है, पढ़ाई में ठीक है, नींद पूरी कर रहा है और चिड़चिड़ा नहीं है, और उसके मूड्स ठीक हैं, उसकी सोच जो समाजी उसके ताल्लुकात हैं, बच्चों के साथ खेलना, दूसरे बच्चों के साथ वो नॉर्मल है, तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि वो बच्चा हेल्दी है। लेकिन अगर उसके जिस्म पे चर्बी है ज्यादा और वो बैठा हुआ है और बस टीवी देख रहा है और कुछ इधर उधर एक्टिविटी नहीं कर रहा, प्रेफर उसकी अपनी चॉइस ये है कि वो कमरे में बैठ के खिलौनों से खेले बजाय इसके वो इधर उधर भागे दौड़े, हाँ तो वो फिर आप उसको हेल्दी नहीं कंसिडर कर सकते। तो ये मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर, डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा सुरतान, कैंसर हो सकता है फास्ट फूड से। बल्कि अभी रिसेंटली मैंने एक स्पेस टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में मैंने एक सेशन किया था, वहाँ पे बच्चों को मैंने ये बताया, क्योंकि हमारा जो अभी कैंसर अक्टूबर जो है वो कैंसर अवेयरनेस मंथ था, तो इसमें मैंने उनको यही बताया कि किस तरह से डाइट कैंसर से रिलेट करती है। अच्छा। तो वो डाइट जो कैंसर कॉज करती है वो असल में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड शुगर और ये जो वेस्टर्न डाइट है, जो जंक फूड बेस्ड डाइट है, इन्हीं पे एग्जैक्टली ये अवेयरनेस की जरूरत है। अनीसा मजीद जानते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करें जनाब फास्ट फूड के बाद डिस्कशन की जा रही है और आपकी सेहत के लिए ये कितना मुफीद है या इससे बचना कितना ज़रूरी है, इसी पे बात करें। निसा हमारे साथ है। निसा मुझे बताइएगा, डिफरेंट डिजीज़ की हम बात करें, इसमें ये बताएं कि फ़ास्ट फूड से हमारा जो स्टमक, मैदे की या आंतड़ियों की बीमारी पैदा हो सकती है? बिल्कुल, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं जिसको कहते हैं मैदे की जलन। अच्छा। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा खाते हैं फास्ट फूड, इनफैक्ट काफ़ी आयरॉनिकल बात है कि मैंने अक्सर जो डॉक्टर्स जो हाउस जॉब्स कर रहे होते हैं, अब क्योंकि उनकी शिफ्ट्स इतनी लंबी होती हैं कि उनके पास उनके हाँ बिल्कुल उनको खाने का वक्त नहीं मिलता, और वो रिलाई करते हैं कि उनको कुछ घंटे की ब्रेक मिल गया तो वो डिलीवर करवा लें और कुछ खा लें जल्दी से, और उनके पास हमेशा कोल्ड ड्रिंक का कुछ वो होता है, वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये एक मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो लोग असल में हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बिल्कुल खुद ही वो बेचारे, हाँ मैंने ये नोटिस किया है, मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो ये एक मतलब है कि वो
नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपने आंतड़ियों की बीमारियों की बात की, तो उसमें ऑब्वियसली आता है मैदे की जलन आती है उसमें, फिर मैदे में जो हमारी अंदरूनी लाइनिंग होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत हो सकती है, मैदे की तेज़ाबियत। फिर आपने, क्योंकि मैं बार बार बात कर रही हूँ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की, मैदे की, तो मैदा निकलता आटे में से ही है, लेकिन गंदम को इतना ज़्यादा उसमें से जो चोकर है जिसको उसका वो बोलते हैं, जो छान जो निकलता है, उसको उतना ज़्यादा निकाला जाता है, उसको इतना ज़्यादा पीसा जाता है, रिफाइन किया जाता है कि वो उसमें सारा फाइबर जो होता है वो निकल जाता है। तो वो जब आप फास्ट फूड इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और बगैर फाइबर की चीज़ें मुसलसल कंज्यूम करते हैं, तो उसके नतीजे में आपके जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो बड़ी आंत होती है, उसमें बाउल मूवमेंट्स होती हैं, वो हमारे जो निज़ाम हज़म है उसको सही रखती है। तो वो मूवमेंट्स जो हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स की, वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन और जो हेमोरॉइड्स, जो पाइल्स, जो ये सारी बीमारियां होती हैं, ये हो सकती हैं इसकी वजह से। तो अगर लॉन्ग टर्म कब्ज़ जो है वो ज़्यादा अरसे तक चले तो वो बवासीर कॉज कर सकती है। तो ये सारी बीमारियां फास्ट फूड की वजह से इश्यूज काफ़ी इस वक्त बहुत ज़्यादा इशू होता है। इनफैक्ट फास्ट फूड, बिल्कुल फास्ट फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि ज़्यादा जिन लोगों का चलना फिरना नहीं होता, बैठे रहना, खा के वॉक नहीं करनी, बिल्कुल यही। या जो इवन ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा घर के कामकाज में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, फिर अब तो मतलब अगर मशीन है किसी घर में, या मतलब मेड है या डिश वॉशर है, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो वो वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, तो वो जो घरेलू कामों में एनर्जी लगती होती थी अब वो भी कम हो गई है। तो वो मतलब एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वगैरह का वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि ये सारी बीमारियां फास्ट फूड की वजह से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते में एक बार खाया तो आपको एकदम पाइल्स हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ये चीज तब होती है जब आप मुसलसल 2 साल 3 साल के लिए एक किसी भी चीज की जो ज्यादती है ना वो नुकसान देती है। बिल्कुल। हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं, आराम से खाएं, न्यूट्रिशनिस्ट कह रही है हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके साथ कोई एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि हाँ, लेकिन देखिए मतलब इंसान है ना, आप हजरत आदम भी मतलब जिस चीज से मना किया गया था वो ज्यादा जाते हैं। एक ये इंसान की कैफियत है, एक नेचर है इंसान की, फितरत है। बिल्कुल। तो आप उसको जितना आप उससे अपने आप दिमाग को करेंगे दूर दूर दूर, तो आप उसकी तरफ उतना ही ज्यादा जाएंगे। तो आप शुगर का पेशेंट है, उसे हम कहते हैं आपने चीनी मीठे से दूर रहना है, वो उतनी क्रेविंग उसे होती है, उतनी कोशिश करते हैं थोड़ी सी हल्की फुल्की से दे दे। हाँ, तो वो फिर इसीलिए पोर्शन कंट्रोल को हर डाइटिशियन जो है वो पोर्शन कंट्रोल की बात करता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो ये है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि आप सारी चीज़ें खा लेते हैं, एक ख़ास तादाद में खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं करते उसका, ना बहुत कमी करते हैं, तो उसमें फिर आपको क्रेविंग नहीं होती और ना ही बिंज ईटिंग नहीं होती कि मतलब महीने बाद अगर आप बिरयानी की प्लेट देख रहे हैं तो 2 प्लेट्स खा लें और फिर पेट खराब हो जाए। तो वो फिर वो कैफियत नहीं होती, क्योंकि वो आप सब कुछ खा रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा खा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं वो नूडल्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जस्ट लाइक मी। तो नूडल्स खाने वाले, माइक्रोनीज खाने वाले या ये पास्ता बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्या ये सेहत के लिए अच्छा है या ये भी कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है? अच्छा, अगर पास्ता, वैसे तो प्रोसेस्ड फूड होता है पास्ता, लेकिन अगर पास्ता में भी ना वैरायटीज होती हैं, पास्ता में होल व्हीट पास्ता भी अवेलेबल होती है। हाँ, पास्ता में भी होल व्हीट पास्ता होता है, वो जो मतलब चोकर वाले आटे से पास्ता बना होता है आम ज़बान में, तो वो कंज्यूम हो सकता है। अगर पास्ता में आप फिर अगर आप उसमें ऑयल कम डालें, आप उसमें बहुत ज़्यादा नमक वगैरह ना डालें, उसमें वेजिटेबल्स डालें, ज़्यादा वेजिटेबल्स का पोर्शन रखें, प्रोटीन कोई चिकन वगैरह अच्छे उसमें कुछ डाल दें, तो वो एक अच्छा पोर्शन बन जाता है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उस नूडल्स का, स्पेसिफिकली नूडल्स का मुसलसल जो कंजम्पशन है वो बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि उसमें अगर आप वो जो अंदर पैकेट आता है, उसका जो फ्लेवर वाला पैकेट होता है जो आप उसमें डालते हैं, तो उसका अच्छा, एक तो नूडल्स वो है ना जो ये पैकेट्स पे आते हैं, फ्लेवर पैकेट्स टाइप होते हैं, बिल्कुल हरे और पीले रंग के डिफरेंट कलर्स, रंग बिरंगे कलर्स में आते हैं, और एक नूडल्स है जो खुद बनाए जाते हैं घर में आटे से। अब इन दोनों का बताएं कि सही वाला कौन सा है और नुकसान कौन सा? जो घर में बना रहे हैं वो तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, गुड हो गया, क्योंकि वो मतलब घर की चीज फिर भी बहुत बेहतर होती है। बहुत बेहतर आप पैकेट्स के नूडल्स लें और ये आप खाएं, जो बच्चों को हम बहुत ज्यादा देते हैं, ये पैकेट्स वाले बहुत खतरनाक होती है बच्चों के लिए, स्पेशली अगर आप उसको मुसलसल
कितना आसान है ना, 5 मिनट में बन जाती है, लंच बॉक्स में डाल बिल्कुल दो। ऐसे ही। तो वो ये चीज़ नहीं ठीक। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं जिनको आदत ही नहीं होती, फिर माएँ उसमें फिर ये हो सकता है कि उसमें यखनी में बना ली जाएँ, वो जो पैकेट उसमें आता है फ्लेवर वाला, जायकों वाला, उसको आप निकाल के उसमें खुद अपना मसाला, कोई काली मिर्च, नमक वगैरह ऐड कर दें, उसमें चिकन डाल दें, उसमें कुछ अंडा डाल दें, वेजिटेबल्स डाल दें। तो एक ये तरीका है कि माएँ जो हैं वो बच्चों को, होंगी वो नूडल्स ही लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ना कुदरती चीज़ें भी चली जाएंगी कुछ ना कुछ। हाँ। बिल्कुल। तो वो नूडल्स ज़्यादातर मतलब नुकसानदेह ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक तो उसमें जो कार्ब होता है नूडल्स, वो उसमें वो मतलब बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ वो उससे बना होता है। हाँ। दूसरी चीज़ ये, उसमें जो फ्लेवर, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, उसमें जो पैकेट होता है फ्लेवरिंग के लिए, वो उसमें बहुत ज़्यादा नमक बहुत ज़्यादा होता है और वो प्योरली आर्टिफिशियल होता है। उसमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें एडिटिव्स होते हैं, उसमें कलरिंग एजेंट्स होते हैं। तो एक बार तो खाने से कुछ नहीं होगा, हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 बार, लेकिन अगर आप उसको मुसलसल एक आदत बनाएंगे, हर रोज रात को 12 बजे भूख लग रही है तो कुछ है नहीं तो जल्दी से नूडल्स बना लिया, तो वो फिर वो खतरनाक होता है। ओके, इस खतरनाक चीज़ से बचने की ज़रूरत है। मुझे ये बताइए, जो हमारी अब मैं बच्चों की ज़रा बात करना चाह रही हूँ, माओं की लापरवाही पे ज़रा आप ज़रूर बताएं कि एक बच्चे को नहीं पता, उसका टेस्ट हम खुद डेवलप करते हैं कि अब आप बच्चे को आप हेल्दी डाइट दे रहे हैं, घर का खाना दे रहे हैं, वेजिटेबल्स पे लगा रहे हैं या फिर फास्ट फूड पे लगा रहे हैं, लेकिन आजकल की माएँ जो हैं, एक तो ये इस चीज़ पे बताएं, दूसरा जो प्रोसेस फूड है, जो अल्ट्रा प्रोसेस, इन दोनों में एक ये चीज़ डिफाइन करें। दूसरा ये सुबह सुबह नाश्ते में जो उनके लंच बॉक्स में फास्ट फूड की चीज़ें, फ्राइड चीज़ें रख के दे दी जाती हैं, ये बच्चों के लिए कितने नुकसानदेह? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बल्कि मैंने अभी रिसेंटली 2-3 स्कूल्स में सेशन भी किए हैं जहाँ पे मैंने बच्चों को भी डायरेक्टली एजुकेट किया कि किस तरह से फास्ट फूड या जो भी नगेट्स खा रहे हैं, जो मिलते हैं रेडी टू कुक चीज़ें मिलती हैं फ्रीजर में, आराम से वो 2 मिनट में बन जाती हैं, माइक्रोवेव करो, लंच बॉक्स में डालो। पेरेंट्स के लिए सबसे ईजी, बहुत ईजीएस्ट तरीन चीज़ ये है। और मुझे लगता है कि 60 to 70% लोग बच्चे ये लंच लेके जाते होंगे। तो वो मैंने उनको समझाया कि किस तरह से ये उनकी स्टडी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, कि किस तरह से वो अपने एग्जाम्स में, पढ़ाई में, आईक्यू में नंबर किस तरह से ले रहे हैं बच्चे, उस पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, उनकी नींद पे, स्लीप स्केड्यूल पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, उनकी डाइट, वो मैंने उनको समझाया। फिर माओं के साथ भी मैंने सेशन किया, तो उनका एक यही मेन प्रॉब्लम था कि एक तो टाइम नहीं होता, दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चों को पसंद नहीं होता, बच्चों को ही पसंद नहीं होता। कैसे पता फास्ट फूड का टेस्ट क्या था और सब्जियों का जायका क्या था? वो तो आपने उन्हें बताया ना, उनकी जबान को चस्का लगाया। हाँ, तो वो एक चीज होती है ना कि घुट्टी देना है ना तो वो अगर आप उसको घुट्टी ये सही वाली देंगे ना, तो वो भटक भी जाए ना बच्चा, तो वो एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे आएगा क्योंकि वो उसकी पता फितरत में चीज आ गई होगी। तो वो बच्चे को नहीं पता होता, वो जब माँ के दूध से जो चीज वो पहले चखता है वो माँ का दूध होता है, जब वो माँ के दूध से खाने पे आ रहा होता है उस वक्त बच्चे को नहीं पता होता कि बाकी दुनिया में चीज़ें, उसका जायका क्या है। तो वो बेहतरीन वक्त है उसको एक अच्छी डाइट का आदी करने का। उसमें वेजिटेबल्स खिलाएं उसको, जैसे बजाय बिस्किट या चिप्स का पैकेट वो पकड़ा देने के, या फिर ब्रेड का पीस पकड़ा दें या रस का पीस, ये चीज़ें नरम होती हैं तो वो माँ के लिए आसान होता है कि वो पकड़ा दी जाए, बच्चा खुद खाता रहे। बिल्कुल, वो बच्चा खुद खाता रहता है, चूसता रहता है, वो आसान होता है। या दूध में ब्रेड डाल दी, इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। लेकिन आप उसको वही सब्जियां बॉईल करके दे दें, वो भी आराम से वो खा सकता है। चाइनीज को देखते हैं, वो अपने बच्चे के सामने इसी तरह वेजिटेबल्स रखते हैं बॉयल करके अपने बच्चे के सामने, ना कि ये ब्रेड और इस तरह की। बल्कि बच्चों को तो कलर्स पसंद होते हैं, तो अगर मतलब कलर्स में आप दे, पपीता और ये जो सारे मुख्तलिफ वेजिटेबल्स हैं, इनके मुख्तलिफ रंग होते हैं, तो बच्चा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। उस वक्त वो नखरे नहीं करेगा, उस वक्त बेहतरीन वक्त है कि आप उसको ना आदत दिलाएं। और दूसरी चीज, आपने प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड की बात की। प्रोसेस्ड फूड वो होता है जो कि इंडस्ट्री से गुजरा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अज्जा ऑर्गेनिक होते हैं, रियल होते हैं, सही असल चीज़ें डली होती है उसमें, ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें डली होती है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो होता है कि अगर आप उसके वही रीडिंग उसके करें, उसके अज्जा देखें, तो उसमें आपको एक भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो आपको किसी खेत में नज़र आएगी। वो प्योरली आर्टिफिशियल, वो प्योरली लैब में मैन मेड चीज़ें। ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद इस पे जो है ना इंडिविजुअल आप बताइएगा। नाज़रीन हमारे साथ में मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करें फास्ट फूड की वजह से डिस्कशन हो रही है जनाब, और ये आपकी सेहत के लिए कितना मुफीद हो सकता है या इसको अवॉइड करना ही
हमारी सेहत के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईजी अप्रोच है। जब भी हमें क्रेविंग होती है, रेडी टू कुक हमें मिल जाती हैं, बस ऑर्डर करें और घर में चीज़ आ जाएगी, हम खा लेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं होगी और बस सो जाएंगे। तो ये चीज़ हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकती है, उसी पर बात करें। निशा हमारे साथ है। निशा, पहले तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, जो हम प्रोसेस्ड फूड के हवाले से और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के हवाले से बात बिल्कुल। तो मैं प्रोसेस्ड फूड का समझा रही थी कि वो होता क्या है। प्रोसेस्ड फूड, अब ब्रेड है वो प्रोसेस्ड फूड की एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि उसमें अंडा, मैदा, चीनी, ये वो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन, जो हमें खेतों में मिल जाती है चीज़, ठीक है, या मतलब ऑर्गेनिकली मिल जाती है, ठीक है, और उसमें कुछ फिर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल दिए जाते हैं कि वो ब्रेड जो है हफ्ता डेढ़ निकल जाए, ठीक है। अब इसके बरक्स अगर मैं एग्जांपल लूँ एक कोल्ड ड्रिंक के कैन की, और अगर आप उसको पीछे मोड़ें और उसमें अज्जा देखें, तो उसमें एक भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आपको कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने बनाई हो। वो सारे नाम ऐसे होंगे जो कि लैब में बनाए जाते हैं, जो इंसान बनाते हैं, जो मैन मेड होते हैं, कुदरती नहीं होते, कुदरती नहीं होती। तो वो इस वजह से उसको फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होती हेल्दी हैं, होती ऑर्गेनिक है, लेकिन क्योंकि वो इंडस्ट्री से गुजर के इस तरह से आई होती हैं, वो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि एक बंदा है, वो सब्जी मंडी से लेके ताज़ी सब्जी इस्तेमाल कर रहा है, वो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा है। एक और बंदा है, वो वही सब्जी है, आपको पता है वो प्री कट फ्रोजन वेजिटेबल्स आते हैं, क्यूब्स बने हुए और आराम से निकाले और मिक्स वेजिटेबल बना ली उसकी, तो वो एक स्पेसिफिक ब्रांड है जो हमेशा सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होता है और वो हम इस्तेमाल करते हैं। चीज़ वही है वो सब्जियां ही, ठीक है, लेकिन उनको इंडस्ट्री से इस तरह से गुजारा गया है कि वो प्रोसेस बन गई हैं, वो प्रोसेस्ड फूड अब कहलाई जा सकती है। तो वो अब वही चीज़ क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकती जो सब्जी मंडी से सस्ती भी पड़ती है मेरे ख्याल से। ऐसे। अच्छा, ये बताएं ओवरऑल अगर रिसर्च देखी जाए तो कितने % जो है वो डेली बेसिस पे इजाफा हो रहा है ये फास्ट फूड जो यूज़र हैं, जो ज़्यादा खाने वाले पसंद करने वाले लोग हैं? अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो सालाना 21% ज़्यादा, हर साल 21% जो है फास्ट फूड की कंजम्पशन, 21%, हाँ 21% फास्ट फूड की कंजम्पशन एनुअली बढ़ती है। तो आप देखेंगे ये इवेंचुअली आने वाले 5 से 10 सालों में कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। बच्चियों की यहाँ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि अभी जिस तरह से हमें बच्चियों में उम्र एक 11-12 साल, 10-11 साल 12 साल की बच्ची जो है वो यंग होती है, हमें दिखाई दे रही है, हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये बताएं, क्या ये फास्ट फूड की वजह से ही? फास्ट फूड उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। अच्छा, बहुत बड़ी रीज़न है, स्पेशली मैदे वाली चीज़ों का इस्तेमाल। अब तो मतलब घरों में चोकर समेत चक्की वाले आटे का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। फाइन आटा इस्तेमाल, जो सफ़ेद वाइट आटा होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो और चीनी का, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल। अब बात यह कि 1 चम्मच सफ़ेद चीनी और 1 चम्मच गुड़ में उतनी कैलोरीज उतनी है। अच्छा। लेकिन जो खाना है उसमें वो कैलोरी से बढ़ के है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन और भी चीज़ें उसमें होती हैं, मिनरल्स होते हैं। तो चीज़ वही है, लेकिन उसमें उसकी कॉम्पोजिशन में फ़र्क है। बच्चियों की आपने बात की तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस, उनके जो हमारे मंथली साइकिल्स होते हैं या फिर उनके हो जाना या इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल उनकी फिर फर्टिलिटी के इश्यूज बच्चियों में फास्ट फूड की वजह से पाए जाते हैं। उनके स्किन की जो एक्नी होती है या बहुत जो हेयर फॉल होता है, एक्सट्रीम हेयर फॉल, वो लिंक करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और इंसुलिन रेजिस्टेंस लिंक करती है कंटिन्यूस फास्ट फूड की कंजम्पशन से। नींद का पूरा ना होना, उनकी एंग्जाइटी होती है, बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, उनको अजीब डिप्रेशन होता है, खाया नहीं जाता, नोजिया होता है, पेट अक्सर खराब रहता है, याददाश्त की कमी, बहुत अच्छी बात है, आपने याददाश्त की कमी में भूल गई थी, मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं फास्ट फूड की वजह से। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, क्योंकि फास्ट फूड की वजह से आपको कंटिन्यूसली एक डोपामीन हिट मिलता है, जो कि वही केमिकल है जो तब रिलीज होता है इंसान के जिस्म में जब वो नशा करता है, या जो जब उसको प्लेजर मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है, तो वो हैप्पी हार्मोन का जो बिल्कुल हैप्पी हार्मोन, वो बार बार उसकी ज्यादती, और वो जो आप कह रहे हैं क्रेविंग, आपने बार बार अपने इंट्रोडक्शन में क्रेविंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो वो डोपामीन की ज्यादती की वजह से क्रेविंग होती है। आपके जिस्म को, आपने फास्ट फूड खाया, डोपामीन का इतना लेवल ऑफ आपको मिला, तो जिस्म ने ये सोचा कि मैंने फास्ट फूड खाया तो मुझे खुशी महसूस हुई, तो अब
अगली बार जब जिस्म को वही वाली फीलिंग महसूस, वही वाली इमोशन महसूस करना है, तो वो उस टाइम पे आपको क्रेविंग होती है, उस टाइम पे फिर आपका दिल चाहता है आप फास्ट फूड खाएं, आपको वही लेवल ऑफ डोपामीन मिले। तो ये हम इतना इसी के शिकंजे में आ चुके हैं। बिल्कुल, और ये जो बड़े फास्ट फूड चेन्स हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। समझ चुके हैं ना वो, बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च के बाद ही चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो बच्चियों में फिर एक्नी, PCOS और जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, या जो स्पेसिफिक जो बच्चेदानी का कैंसर या बच्चेदानी का सरतान वगैरह, ये सारी चीजें फास्ट फूड कंटिन्यूस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इश्यूज बच्चियों में जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वक्त से पहले उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं बच्चियों में अगर वो कंटिन्यूसली फास्ट फूड उनको कंज्यूम किया जाए। इनफैक्ट अभी आपके मुझसे पहले जो टॉपिक था मैं सुन भी रही थी, वो बेटियों से ही मुतल्लिक था। तो यहाँ पे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको प्यार, अहमियत तो देना ही चाहिए, उनकी सेहत का उनको एजुकेट करें कि उनकी एक बच्ची की सेहत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि वो खातून खाना होगी, क्योंकि उसने अपनी आगे बिल्कुल वो उसकी सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं होती है खातून की, एक बच्ची की सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं होती, उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। ऐसे। तो अगर वो अपनी सेहत का ख्याल रखेगी, उसको अगर पता होगा किस तरह से रखना है, तो वो फिर आगे भी बेहतर तरीके से उसको लेके चलेगी। बिल्कुल। अनीसा, मुझे ये बताएं, ये एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन मैं इसको कह सकती हूँ, जो कि हमें एक बड़ा इजी वे होता है, कोई चाय वगैरह ली, अच्छा साथ क्या चाहिए, फिंगर चिप्स दे दे, फ्रेंच फ्राइज दे दे, अच्छा मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है यार, पकौड़े समोसे खाने चलते हैं, ये फास्ट फूड में ही आते हैं? ये फास्ट फूड, हाँ, डीप फ्राइड आइटम्स, उसी में सैचुरेटेड फैट, बिल्कुल सैचुरेटेड फैट, हमारा मूड जो मिजाज है ना मौसम के साथ तब्दील हो जाता है, या चाय ले ली साथ में फ्राइज ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो उसमें ये है कि अब हर रोज तो बारिश नहीं होती, हर रोज मौसम ठंडा हो चुका है। हाँ, ये ठंडा मौसम भी जो ना क्रेविंग को जन्म दे रहा होता है साथ में। हाँ, वो वार्म फूड्स आपको दिल चाहता है। बल्कि ये भी किसी दिन हम ये भी डिस्कस करेंगे सर्दियों में किस तरह से आपने अपनी डाइट को रखना होता है। सूप्स वगैरह पिए, अच्छे हेल्दी अच्छी वाली चीज़ों का सूप पिए, उसमें चिकन और वेजिटेबल्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, मैं तो मेरी मामा घर में बनाती हैं। तो आपकी मामा की तरह सबकी माएँ नहीं हो सकती। कुछ माएँ होती हैं वो बच्चों को पैसे दे देती हैं, उनके टिफिन बॉक्स में ऐसी चीज़ें रख देती हैं, जैसे फास्ट फूड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन खुद हेल्दी कुकिंग जो है वो घर में नहीं करें, क्योंकि वक्त नहीं है ना, उन्हें अपने सास बहू के सीरियल देखने हैं। तो उसमें वो मसरूफ है। और हाँ बिल्कुल, ये ऐसी बात है। तो वो मतलब ये है कि बारिश हर रोज नहीं होती तो आप भी हर रोज ना खाएं, ये बात है। बारिश नहीं होती तो आप भी डेली ना खाएं, हाँ कभी कभार अगर बारिश हो तो खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मौसम के साथ, मतलब मैंने आपको बताया ना, पोर्शन कंट्रोल इसीलिए मेन चीज़ है, क्योंकि वो आपको एक वो दे देता है, इजाज़त दे देता है कि आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन उतनी कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल। बच्चों के लिए अगर बात करें, फास्ट फूड तो वैसे सारे ही जो है वो यकीनन अगर ज़्यादती करेंगे तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइटम्स हो जो फास्ट फूड के हों लेकिन नुकसान ना दें। फास्ट फूड के हो नुकसान भी ना दे, घर में बना सकते हो, कि बच्चे हैं वो यकीनन, हमें बच्चे जिद करेंगे तो माँ बाप तो बाज नहीं आएंगे। नगेट्स बनाए जा सकते हैं घर में नगेट्स बनाए जाते हैं, चिकन का या बीफ का कीमा लें, उसमें मसाले वगैरह डालें, मेहनत कर लें बच्चों के। हाँ थोड़ी सी, मतलब वो एक बार आप बनाएं तो वो महीना फ्रीजर में निकल जाते हैं आराम से, कबाब की तरह के होते हैं ना। और आप उसको फिर मुख्तलिफ, जिस तरह मार्केट में आते हैं मुख्तलिफ डायनासोर की शेप में नगेट्स होते हैं और इस तरह की शेप में, तो वो कुकी कटर्स मिलते हैं, आप उससे कट करें और उसको एज इट इज उठा के फ्रीज करें। इसमें ये जो मसाला जात का इस्तेमाल होता है वो कंट्रोल करके करें, बहुत ज़्यादा ना करें। ऑब्वियसली बच्चे तो वैसे भी, मेरा नहीं हाल, उनको वो बहुत ज़्यादा उनको मसाले उनको खाने की आदत हम आदि कर देते हैं ना, क्योंकि हमने खुद भी, हमारी ज़ुबान का चस्का भी होता है ना। अच्छा, फिर ये है कि बच्चों को साथ ना केचप और ये जो वाइट मेयोनीज वो उसकी आदत ना दिलाएं, या मस्टर्ड, ये जो, क्योंकि ये कॉन्डिमेंट्स होते हैं, ये ऐसे साथ चटनियाँ वगैरह जो आर्टिफिशियल पैक मिलती हैं, बेहतर, मतलब अगर आप वही चीज़ घर की बनी हुई पुदीने की चटनी के साथ या केचप वगैरह से अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट और हाई शुगर। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? पैगाम मेरा ये है कि आप वो चीज़ खाएं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बनाई है, क्योंकि अब ऐसी इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं जो मार्केट में मिलती हैं और वो कुदरती नहीं होती, वो नहीं होती। मैं बल्कि एक जगह पे बात करी थी कि वो खाना खाएं जो आपके जो बाओ-अजदाद, जो आपके दादा है ना घर में, दादा दादी नाना नानी, वो देख के समझ आए अच्छा ठीक है खाना ही खा रहा है, ये खाना ही है।
ठीक है, थैंक यू सो मच अनीसा, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, जब हम कुदरती ग़िज़ाओं की बात करते हैं तो सेहत के लिए तो वही चीज़ अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, फ़ास्ट फूड का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो वो हम कहते हैं सोसाइटी के साथ थोड़ा सा चलना पड़ जाता है। आप ख्याल रखिए, जैसे हमारी मेहमान ने कहा, पोर्शन कंट्रोल करके चलें तो कोई चीज़ जो है वो नुकसान नहीं देगी, लेकिन किसी चीज़ की जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो नुकसान दे सकती है। इसलिए अपनी सेहत की हिफाजत आपने खुद ही करनी है, खुद ही अपना ख्याल रखना है। आप एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे, तभी ज़िंदगी के जो काम हैं वो सरअंजाम दे सकते हैं। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।